हेलो दोस्तों, टीनो विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मॉक टेस्ट करने वाले हैं, मॉक टेस्ट नंबर 13 को। तो जैसे कि पिछले मॉक टेस्ट को करते हुए आए हैं कि ऑप्शंस के साथ साथ उनके क्वेश्चंस जो ऑप्शन भी होंगे उनका थोड़ा डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन, और क्यों गलत है, किस वजह से गलत है, इस वजह से सारी चीज़ें डिटेल से समझते चलेंगे। चलो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। अगर मूर्धन्य की बात करें तो उसमें जो मूर्धन्य वर्ड होते हैं, जो मूर्धन्य होता है टा वर्ग। कौन सा होता है? टा वर्ग। तो टा में टा ठा डा ढा, तो उसमें इसका जो राइट आंसर बन जाएगा कौन सा बनेगा? इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम कैमरा इस तरफ है, डिस्प्ले इस तरफ है, इस वजह डिस्प्ले उस पर लिखते हैं तो उसमें साफ दिखता है। उसमें जो मूर्धन्य की ध्वनिया की बात की गई है तो उसमें कौन सी हो जाएगी? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टा ठा डा ढा। तो ये वाली हो जाएंगी। देखो इन वर्णों को उच्चारण करते समय जब जीभ का अगला हिस्सा जब मुंह से जो मुड़कर ऊपर की तालू के ऊपर भाग को छूता है तब उन्हें हम कहते हैं मूर्धन्य ध्वनिया। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चा छा जा झा। तो ये बनती हैं तालब ध्वनियाँ, क्योंकि तालू से बोली जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं इन्हें स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। तो ये बन जाती हैं चा छा जा झा। अगर सी ऑप्शन की बात करें, ये है देखो पा फा बा भा। तो ये कहलाती हैं ओष्ठ वर्ड। कैसे वर्ड? ओष्ठ ध्वनियाँ। तो ये दोनों ओठों से मिलाकर मिलाकर जो बोले जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो बनती हैं पा वर्ग वाली, जैसे पा फा बा भा। और अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये देखो क्योंकि इसमें क्या लिख रखा है डी में, था था दा धा। इसमें जो था था दादा इसमें बनती हैं ये दंत ध्वनियाँ हैं। तो दांत और जीभ के स्पर्श से जो बोली जाती हैं तो वो बनती हैं दंत ध्वनियाँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सच्छात्र है, सच्छात्र में शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगी? तो सही संधि संधि विच्छेद की बात कर रहा है तो इसमें सही जो होगी इसमें क्या होगी? तो उसको देखते हैं। सच धन छात्र को जो सही इसका राइट आंसर बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसमें अगर संधि की बात करें, संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी इसमें व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। इसमें वो जो संधि हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो जब व्यंजन संधि होगी तो इसमें नियम क्या कहता है? यदि ता के बाद सा आए, ता के बाद सा आए और ता बदलकर चा आधा हो जाता है तो सा बदलकर छा हो जाता है, यानी सत दंत शास्त्र। तो ये बन जाता है सच्छात्र। ऐसे बन जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है? पूछ रहा है नरोत्तम शब्द में। तो नरोत्तम की अगर बात करें तो नरोत्तम में जैसे इसमें अगर पूछेगा तो इसमें जो इसका समासिक विग्रह बनेगा क्या बनेगा? नरों में जो उत्तम है या श्रेष्ठ है। तो यहाँ के कारक चिन्हों में जो लोप हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष तो होगा ही होगा, पर इसके साथ साथ होगा कौन सा? क्योंकि जो नरों में उत्तम है तो उसमें बनेगा अधिकरण। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर कर्मधारय में क्या होता है? क्योंकि इसमें विशेष और को देखकर जो कर्मधारय जैसे मतलब ज्यादातर स्टूडेंट क्या समझते हैं कि इसमें विशेष या विशेषण आया है तो उसमें ये कर्मधारय होगा, पर ऐसा नहीं होता है। संबंध में क्या होता है? संबंध में देखो कहा है कि के ऐसी चीजों का लोप होता है, जैसे राजपुत्र तो बन जाएगा राजा का पुत्र। तो इसमें इसमें क्या बन जाता है कि इसमें बन जाता है संबंध। संबंध मतलब होता है कि इसमें संबंध बताता हो, जैसे का की के ऐसी चीजों का लोप होता है तो वहाँ होता है संबंध तत्पुरुष। अगर भोबरी की बात करते हैं तो भोबरी में क्या होता है? किसी तीसरे विशेष व्यक्ति को का जो बोध नहीं कराता है, या इसमें मतलब बोध तीसरे व्यक्ति को बोध कराता है। इसमें गलत क्यों है इस वजह से बता रहे हैं। तो उसमें दे रखा है किसी तीसरे व्यक्ति को बोध तो करा नहीं रहा है, नरोत्तम में जैसे बोला गया है। इसमें सिर्फ विग्रह बनेगा जो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उन्मीलन का सही विलोम शब्द क्या होगा? क्या पूछ रहा है? उन्मीलन। अगर उन्मीलन की बात करें तो उन्मीलन जैसे पूछ रहा है तो उन्मीलन में क्या होगा? उन्मीलन का अर्थ होता है, तो अगर उन्मीलन को समझो तो उन्मीलन का अर्थ जो अर्थ होता है आंखों का खुलना। क्या होता है? आंखों का खुलना। आंखों का खुलना की बात कर रहा है, आंखों का खुलना। ठीक है। अगर इसकी विलोम उल्टे की बात करें तो वो बन जाता है निमीलन। निमीलन का अर्थ होता है आंखों का बंद होना। आंखों का बंद होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निमीलन। मतलब ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निमीलन। अब अगर इसकी बात करें तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तो उन्मूलन क्या पूछे, उन्मूलन का क्या होता है, तो रोपण होता है। और उन्मीलन का क्या होता है, उन्मूलन। जो अक्सर उन्मीलन और उन्मूलन में जो अक्सर कंफ्यूजन होता है, इस चीज को समझ लेना। क्योंकि जो उन्मूलन होता है वो जब होता है, उसका मतलब जड़ से उखाड़ना। उन्मूलन जैसे जड़ से उखाड़ना, और उसका विलोम होता है रोपण। रोपण मतलब लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकार का तद्भव अकाज है, तो अट्टालिका का तद्भव क्या होगा। अट्टालिका की बात करें तो अट्टालिका क्या होती है, अट्टालिका का बनता है, और राइट आंसर क्या बनता है, अटारी। क्या बनते हैं, अटारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अटारी। देखो अट्टालिका जो शब्द होता है ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द होता है। देखो तत्सम शब्द से जो पूछता है तत्सम और तद्भव। देखो तत् धन सम तत् होते हैं कि जैसे संस्कृत से आए हुए शब्दों को बोलते हैं तत्सम, जब उनमें कुछ परिवर्तन होकर जो शब्द बन जाते हैं तो वो बन जाते हैं तद्भव। तो इसमें जैसे बोला जा गया है कि अटारी, तो अटारी जे अटारी का जो अर्थ, अट्टालिका का जो अर्थ बनता है जो तो बहुत ऊंचा या भवन या छत, इसी का जो बिगड़ा हुआ रूप बनता है अटारी। अब कमरा का क्या होता है, कमरा का कोष्ठ होता है। कमरे का क्या होता है, हम यहाँ देखो लिख देते हैं। कमरा का होता है कोष्ठ। कोष्ठ होता है, ठीक है। कमरे का कोष्ठ हो गया। उसके बाद में छत को क्या बोलते हैं, छत को बोलते हैं जैसे छत, छत का जो तत्सम होता है क्या होता है, छत्र। छत का क्या होता है, छत्र। और उसके बाद कोठी की बात करें तो कोठी का क्या होता है, कोष्ठिका। क्या होता है, कोष्ठिका। ये होती है कोष्ठिका। तो ये बन जाता है कोष्ठिका। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब ये क्या पूछ रहा है, शुद्ध वर्तनी वाले का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी वाले पूछ रहा है कि अगर इसमें शुद्ध है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए को पढ़ो अधिशासी, और ऑप्शन नंबर बी को पढ़ो अधिशासी, और अधिशासी अधिशासी। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसमें क्या है, सीटी वाला सा पहले आता है और सफेरा सा बाद में जाएगा, तो ये बन जाएगा राइट आंसर। तो अधिशासी शब्द में जो पहला सा वर्ड है, सिटी वाला सा वर्ड है, और जो तालब सा है, और दूसरा जो सा दंत वाला है, तो ये जैसे सड़क वाला सा जो बोलते हैं, तो ये है। तो इसका राइट आंसर बनेगा जो शुद्ध वर्तनी है इसकी अधिशासी हो जाएगी। जो अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। वह स्त्री जो जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको बोलते हैं अध्युड़ा। क्या बोलते हैं, अध्युड़ा। और अध्युड़ा कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अध्युड़ा। देखो अध्युड़ा क्या, देखो यह जो शब्द होता है स्त्री के लिए प्रयोग होता है जिसके पति उसे छोड़कर उसके मतलब रहते हुए भी दूसरी शादी कर ले, उसको बोलते हैं अध्युड़ा। और परित्यक्तिका को क्या बोलते हैं, जैसे परित्यक्तिका जो ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, उसको बोलते हैं वह स्त्री जिसे उसके पति ने हमेशा के लिए त्याग दिया हो या छोड़ दिया हो, उसको बोलते हैं परित्यक्ता। और जो अनुड़ा, अनुड़ा शब्द क्या है, वह स्त्री कन्या जिसका अभी तक विवाह ना हुआ हो, उसको बोलते हैं अनुड़ा। और जिसके जो डी नंबर पे लिखा है खंडिता, ये इसमें क्या होता है, वह स्त्री जिसका पति रात भर किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सुबह लौटे, उसको बोलते हैं खंडिता। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कान का कच्चा होना। इसमें पूछ रहा है कान का कच्चा होना, तो इसका जो मुहावरे का जो सही अर्थ क्या होगा, तो कान का कच्चा का अर्थ हो गया जैसे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। मतलब किसी ने कुछ भी कोई चीज बोल दिया या कुछ भी चीजें बोल दी तो वो सीधी चीजें तुरंत विश्वास कर ले, तो उसको बोल देते कान का कच्चा होना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कम सुनना, तो उसके लिए कोई विशेष अर्थ नहीं है। और बात करें बहरा होना, कान का कमजोर होना, ऐसे कोई इसके लिए शाब्दिक अर्थ नहीं। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या पूछ रहा है, स्त्रीलिंग। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देखो होता है होती चिन्हों का उपयोग करके देखते हैं कि इसमें समझ में आएगा तुम्हें कौन सा सही है कौन सा गलत। जैसे हम कुछ शब्दों के साथ होता लगाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा क्या, पुल्लिंग शब्द। अगर होती शब्द लगा के देखेंगे, जैसे होती लगा के देखेंगे तो वहां से बनेगा क्या, स्त्रीलिंग। तो यहाँ से देखेंगे। अब जैसे बोलो उत्साह होता है, चक्रव्यूह होता है, मृत्यु होती है, संकल्प होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
मृत्यु। विशेष शब्दों को जोड़ना बिल्कुल बेकार है, फिजूल का टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि सीधा होता है होती से तुम्हें समझ में जरूर आ जाएगा कि इसमें मुझे क्या लगाना है, क्या चीजें देखनी है। जैसे मैंने बोला मृत्यु, मृत्यु देखो मृत्यु होती है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए। इसमें जो पूछ रहा है शायद चोर पकड़ा जाए, तो उसका इसमें जो पूछ रहा है शायद चोर पकड़ा जाए, तो भविष्य की बात कर रहा है, इसकी भविष्य की। तो इसमें अगर भविष्य की बात कर रहा है तो उसमें क्या बन जाएगा, सामान्य भविष्य। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जैसे संभाव्य भविष्य, इसमें होता कि जैसे यह चोर पकड़ा जाएगा तो ये बन जाता सामान्य भविष्य। संदिग्ध वर्तमान की अगर बनाना चाहें जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, इसमें क्या होगा, मतलब कि चोर पकड़ा जाता होगा, तो ये चोर पकड़ा जाता होगा वर्तमान स्थिति की बात कर रहा है। अब हेतु हेतु मत भविष्य की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें जो शर्त लगती है यदि पुलिस आएगी तो चोर पकड़ा जाएगा, ऐसी शर्तों पे लागू होते हैं, तो ये बन जाता है ऑप्शन नंबर डी वाला। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राधा से गाया नहीं जाता। क्या बोला क्वेश्चन, राधा से गाया नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब देखो इसमें हमेशा मैंने पिछली भी कई क्लासों में बताया कि असमर्थता, मतलब जिसमें ना करना पाया जाए, या बोले इसमें ऐसी चीजें उससे उठा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, इसमें हमेशा क्या बनता है, भाववाच्य। तो भाववाच्य ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है भाववाच्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भाववाच्य की 3 शर्तें होती हैं, एक तो अकर्मक क्रिया होगी, जैसे गाना एक अकर्मक क्रिया के रूप में है, क्योंकि जो कोई गीत नहीं दिया है, जैसे कर्ता के साथ से या राधा से जैसे बोला, नकारात्मकता जैसे आएगी क्या, नहीं जाता, तो ये बन जाता है क्या, भाववाच्य। अगर कर्तवाच्य की बात करें इसमें क्या होता है, जो राधा नहीं गाती है तो ये कर्तवाच्य हो जाता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है, राधा से गीत नहीं गाया जाता, तो उसमें गीत जो है कर्म आ गया, इसलिए कर्मवाच्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभत्स रस का जो स्थायी भाव क्या होगा। क्या बोला, विभत्स रस। विभत्स रस की बात कर रहा है, इसमें क्या होता है, विभत्स रस जुगुप्सा है, घृणा को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सड़े गले जो मांस, खून, ऐसी घिनौनी चीजों का वर्णन हो, जैसे देखकर मन में घिन आए या फिर घृणा दूर जाने का मन करे, तो वहाँ क्या हो जाता है, विभत्स रस। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा जुगुप्सा। विभत्स रस क्या बन जाएगा, जुगुप्सा। अगर विस्मय की बात करें तो विस्मय होता है क्या, अद्भुत रस। शोक की बात करें ये बनता है करुण रस का। और निर्वेद की बात करें, ये निर्वेद जैसे दे रखा है, निर्वेद में क्या होता है, निर्वेद होती है जैसे शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, ये शांत रस का निर्वेद होता है, और करुण रस का शोक होता है, विस्मय किसका होता है, अद्भुत रस का होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं। देखो क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, जो अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है, देखो हम लिख रहे हैं एक एक को पहले लिख रहे हैं, तो पहला होता है कालवाचक, पहला होता है कालवाचक। अगर दूसरे की बात करें इसमें दूसरा होता है स्थानवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक। और तीसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक। और चौथा होता है रीतिवाचक, के कुल कितने भेद हो जाते हैं, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिज्ञ और अभिज्ञ, एक है अभिज्ञ एक है अभिज्ञ। अभिज्ञ दोनों शब्दों में दोनों की जो युग्म है, जो सही अर्थभेद क्या होंगे, सही मतलब पूछ रहा है। अभिज्ञ क्या होता है, अभिज्ञ होता है जानकार, और जो अभिज्ञ है वो है मूर्ख। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा जानकार और मूर्ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अभिज्ञ का सीधा सीधा अर्थ होता है जानने वाला अर्थात ज्ञानी, और अभिज्ञ का अर्थ होता है मतलब अधन विज्ञ। तो इसका अगर विग्रह बनाएंगे अधन विज्ञ, जैसे इसमें होता है कुछ न जानता हो, जैसे मूर्ख। जैसे बच्चे अक्सर अभिज्ञ को मतलब अनजान समझ लेते हैं, ये गलत है। तो अभिज्ञ को मतलब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अभिज्ञ होता है मूर्ख और अभिज्ञ होता है जानकार, जो जानता हो, जो मतलब जानने वाला हो, या ज्ञानी बोलते हैं उसको, वो होता है अभिज्ञ, और अभिज्ञ होता है मूर्ख। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बरसत बारिद बूंद, जो पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। उसमें बोल रहा है बारिद बूंद, पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
तो उसमें क्या है, देखो बा वर्ड की आवृत्ति लगातार 3 बार हुई है। कैसे 3 बार हुई है? कि जब देखो एक वर्ड की आवृत्ति, जो वर्ड की आवृत्ति अनेक जो बार हो और अनुप्रास का भेद जो बनता है वो कौन सा बन जाता है? प्रत्यानुप्रास। कौन सा बन जाता है? प्रत्यानुप्रास। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यमक में क्या होता है? शब्द दोहराया नहीं जाता है। यमक में होता है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, काली घटा का घमंड घटा, ये बन जाता है किसमें? यमक में। अगर श्लेष की बात करें, श्लेष में जो शब्द तो होता है एक, पर अर्थ उसके एक साथ चिपके हुए होते हैं। जैसे वो कौन सा बोला जाता है, उसको बोलते हैं श्लेष में, मतलब सीधा एक अर्थ होता है कि जैसे कोई शब्दों में जब होता है कि चीजें, अर्थ वर्ड एक ही होगा पर अर्थ उसके उसी के साथ चिपके हुए होते हैं। उपमा में क्या होता है? जैसे सा सी से सम सरेस, इसमें हो जाते हैं उपमा में। तो हमेशा उपमा में आता है सा सी से सम सरेस चिन्हों का उपयोग होता है, सा सी से, ऐसे चिन्हों का प्रयोग होता है उपमा में होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साहित्य का जो कलम का जो सिपाही है साहित्य में, नीचे साहित्य का क्वेश्चन है, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाता है ये अमृत राय। कौन है? अमृत राय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो अगर बोला गया है कि अगर अमृत राय और प्रेमचंद की बात करें, प्रेमचंद की अगर कोई बात करें तो प्रेमचंद में जैसे इनकी कोई आत्मकथा विशेष नहीं है। विष्णु प्रभाकर की कौन सी अगर बात करें, इसकी हो जाएगी कौन सी? आवारा मसीहा, जो शरद चंद्र की जीवनी है पर आधारित है। और रामविलास शर्मा की बात करें तो निराला की जो साधना लिखी है किन्होंने? रामविलास शर्मा ने। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है जो प्रत्युपकार में कुल कितने उपसर्ग हैं? पूछ रहा है कि इसमें उपसर्ग कितने हैं। तो उपसर्ग अगर बात करें तो उसमें जो उपसर्ग बनेंगे, जैसे उसको विग्रह करके जब तोड़ेंगे तो पहला बनेगा प्रति, इसको लिखते हैं जैसे देखो प्रति, इसमें यहाँ देखना जैसे लिखते हैं प्रति धन उप, इसके बाद धन कार। इसमें बनेंगे कितने उपसर्ग? इसमें जो बनेंगे 2, पहला ये प्रति धन उप, तो उसके जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाणिनि ने किस ग्रंथ के माध्यम से संस्कृत व्याकरण को वैज्ञानिक रूप दिया? तो वैज्ञानिक रूप की बात कर रहा है, तो जो किस ग्रंथ के माध्यम से, तो उनका ग्रंथ था कौन सा? अष्टाध्यायी। कौन सा था? अष्टाध्यायी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। महर्षि जो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है। और जैसे महाभाष्य की बात करें तो ये महर्षि पतंजलि की रचना है। और सिद्धांत जो कौमुदी है वो किसकी है? जो भट्टोजी दीक्षित जी थे तो उनकी रचना है। और अमर कोश, ये अमर सिंह का जो संस्कृत शब्दकोश है। कौन? अमर कोश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विज का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो नहीं का जो अर्थ पूछ रहा है, इसमें देखो कौन कौन सा सही है। तो द्विज का जो अर्थ होता है कि 2 बार जन्म लेने वाला हो, जैसे राजा हो गया, ठीक है। इसके बाद में जैसे इसमें क्या होता है द्विज, द्विज का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, तो इसमें बनेगा विधेय। क्योंकि द्विज पक्षी भी 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार अंडे से जन्म लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में पक्षी, दांत हो गए, और ये चंद्रमा हो गए, तो ये और साथ ही ब्राह्मण, ये सभी को बोला जाता है द्विज। कि ब्राह्मण को इस वजह से बोला जाता है कि एक बार ये मतलब ज्ञान पे मतलब विद्वान होने से पहले जब होते हैं स्थिति, तब दोबारा जब ज्ञानी हो जाते हैं तब की स्थिति बन जाती है, तब इस वजह से इनको ब्राह्मण को बोला जाता है द्विज। चंद्रमा भी इसी प्रकार, दांत, अब वो भी दांत टूट जाते हैं, दूध के दांत एक बार तो दोबारा फिर से जमते हैं, तो उसको भी द्विज बोला गया है। तो इस वजह से जो इसका जो राइट आंसर बनेगा, मतलब पूछ रहा है कि इसमें से नहीं है, तो नहीं इसमें से कौन सा है? विधेय। तो विधेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विधेय का मतलब विधेय का होता है राजा का जनक। विधेय मतलब राजा जनक की बात कर रहा है, तो इसका अर्थ जो बिल्कुल ही नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य के किस काल को कला काल कहा गया है? किसको कहा गया है? हिंदी के साहित्य कला काल को कहा गया रीति काल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी अगर ऑप्शन को पढ़ते हैं, देखो वह दंड देने योग्य है, और वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है। इसका जो मतलब इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या? दंड के योग्य है। जब योग्यता की बात हो तो दंड के योग्य सबसे शुद्ध रूप माना जाएगा, तो उसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह धीरे धीरे बोलता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है, देखो बोलने की मतलब विशेषता बता रहा है, उसके ढंग या तरीके को बता रहा है। अगर उसकी बात करें कि वो कैसे बोलता है, कि धीरे धीरे बोलता है, अगर धीरे धीरे की बात कर रहा है तो उसका सीधा अर्थ हो गया कि उसकी मतलब ढंग तरीके को बता रहा है, तो यहाँ बनता है क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ बनेगा क्या, धीरे धीरे बोलता है तो उसमें बनेगा क्रिया विशेषण, तो उसका राइट में बनेगा क्या, क्रिया विशेषण। अगर उसकी भी बात करें उसके भी अंदर विशेषता किसकी है, तो बता रहे रीतिवाचक, किसकी, रीतिवाचक। इसका रीतिवाचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो अधिक जो इसका जो अर्थ क्या होता है, तो किसी प्रकार जो भरी हुई मटकी हुई होती है जो बहुत छलकती है, उसी प्रकार कम ज्ञानी मतलब आधी भरी हुई मटकी बहुत ज्यादा छलकती है, तो उसी तरह कम ज्ञानी जो व्यक्ति होता है अपने ज्ञान का बहुत दिखावा करता है, जैसे कम ज्ञान वाला कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करना। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुंदेलो हर हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, इसके आगे की कहानी है बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो ये इन पंक्तियों की रचयिता कौन है, तो वो कौन थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। किनकी पंक्तियां थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उनकी कैसी रचना थी, किस रस पे आधारित थी, वे हमेशा ज्यादातर उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो कौन सी लिखी हैं, वीर रस में लिखी हैं, इसको बोलते हैं। और जो वीर रस से जो ओत प्रोत की जैसी चीजें थी, उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमेशा वीर रस में वर्णन ज्यादा किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है, पूछ रहा है मृगनयनी। मृगनयनी इसमें पूछा जिसका अगर जो विग्रह बनाएंगे, मृग होता है हिरन, हिरन के समान जो नयनों का समान नयन, मतलब हिरन के नयनों के समान नयन, मतलब जैसे पूर्व पद और उत्तर पद में जब तुलना का संबंध हो तो वहां होता है क्या, कर्मधारय है। कौन सा होता है, कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, तो यह किस प्रकार का वाक्य है, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। तो उसमें पूछ रहा है तो और मतलब जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक हो दूसरा उस पर निर्भर हो, यदि और तो ये दोनों एक मिश्र वाक्य बनाते हैं। जैसे यदि वहां पे देखो यदि है और यहाँ से तो से शुरू है, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर वाक्य हैं, तो यहाँ बनेगा क्या, मिश्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है। स्वयं हो गया, आप हो गया, खुद हो गया, या अपने अपने आप के लिए बात करेंगे तो वहां होता है हमेशा क्या, निजवाचक सर्वनाम के प्रयोग होता है। तो उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में तालब्य तालब्य व्यंजन कौन से होते हैं, हिंदी में तालब्य व्यंजन कौन से होते हैं। तालब्य की अगर मैंने बात की थी, जैसे स्टार्टिंग में जो चावर्ग था, चावर्ग किसमें आता है, तालब्य में आता है। चावर्ग मूर्धन्य में, तावर्ग दंत में, पावर्ग ओष्ठ में। तो पहले ही शायद दूसरा क्वेश्चन था जो कि मैंने बताया था, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावर्ग होता है। जो तालब होता है, चावर्ग कौन सा होता है, तालब होता है। तालब ए क्वेश्चन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिखना से द्वितीय पदार्थ की क्रिया क्या बनेगी, लिखना से बनेगी लिखवाना। और जो लिखना शब्द है वो मूल शब्द है, जब उसमें बाना या आना प्रत्यय लगाते हैं तो बनते हैं प्रथम पदार्थक, और जब बाना लगाते हैं तब बनता है द्वितीय पदार्थक। तो उसमें हम हमेशा बाना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जैसे प्रथम पदार्थक में लिखवाना, जैसे लिखाना हो जाएगा प्रथम पदार्थक और लिखवाना हो जाएगा क्या, द्वितीय पदार्थक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो इसका जो लिखवाना द्वितीय पदार्थ बात करा तो यह बनेगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुआ और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं, दुआ और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं, ये दोनों कैसे हैं, अर्ध समात्रिक छंद है। दोहा का ठीक उल्टा ही सोरठा होता है। इसमें पहले और जैसे दोहा में होती है 13-11 13-11, तो उसमें बन जाती है 11-13 11-13, तो ये ठीक उल्टे वर्ण है। मतलब इसके आधे चरणों में समान जैसे मात्रा होती है, जैसे दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 होती हैं, और उसी का ठीक उल्टा होता है क्या, सोरठा। और सम मात्रा की बात करें, जैसे ऑप्शन में दे रखा है ए में सम मात्रा में कौन कौन सी आती है, जैसे रोला हो गया, चौपाई होगी, ये सम मात्रिक छंद है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
अर्धसम्मात्रिक छंद, इसका बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जिसमें जो पूछ रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है तो किसकी रचना है, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। जो भी आपके जितने 32 क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन में अपना स्कोर जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना कि क्वेश्चन आपके कितने सही हुए हैं। अब ऐसी ही क्लास को करते रहेंगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।